कर करके आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो हमारी एक मिथ बनी हुई है कि फिजिक्स सब्जेक्ट सिर्फ वही लोग चूज करते हैं जिनको या तो डॉक्टरी लाइन में जाना है या फिर इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन ये कंप्लीट मिथ है। फिजिक्स आपको एक ब्रॉड रेंज देता है करियर डेवलपमेंट के लिए। एनईपी 20 हमने इंट्रोड्यूस की है, तो वो हमें क्या बताती है, अपने स्किल्स पर काम करना, राइट। तो स्किल हम कैसे डेवलप करेंगे, जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, अपने आप अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे, तो वो गट्स भी हमें कहां से मिलेंगे, वो एजुकेशन हमें कहां से मिल रही है, वो हमें प्रोवाइड कराती है हमारी बिजनेस स्टडी। डिस्टेंस एजुकेशन में की गई कोई भी डिग्री आपकी वैलिड है। इसमें बेनिफिट आपके लिए क्या होने वाला है कि जब एनईपी आपको एम्फेसाइज कर रही है कि आप स्किल एजुकेशन वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाएं, तो आपके पास सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या आ जाती है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन में जाएं और उसके साथ साथ अपने वोकेशनल कोर्सेज को करें। जो आप 3 साल ग्रेजुएशन में लगा रहे हैं, वो 3 साल अगर आप डिस्टेंस के साथ स्किल एजुकेशन में लगा दें, जिस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं वही 3 साल आप उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहे हैं, तो 3 साल बाद आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको कोई भी इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ लेगी। आपके कैरियर ऑप्शंस खुलेंगे क्योंकि आप लोग रेडी टू वर्क हैं। 3 साल बाद आपने ग्रेजुएशन करके जब आप निकले तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने बारे में ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि मुझे इस काम में मैं मास्टर हूं और मैं बेहतर कर सकता हूं। अगर आप देखिए ज्योग्राफी में, अगर हम देखें अपनी पूरी इंडिया की, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, डिवाइड कर दिया जाता है इसको। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपकी रिलीफ फीचर्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, तो उनके बारे में आप नॉलेज रखते हैं। उसके अलावा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो कौन सा रीजन्स जो है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बेटर है, कहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट किया जाए, कहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप्स की जाए, तो एक ज्योग्राफर को अच्छी नॉलेज होती है उसकी। कि एक बच्चे को जब वो अपने पढ़ाई करता है तो किसी भी फील्ड में चला जाए, कहीं भी जाते हैं, मार्केटिंग में भी, या आपकी वो आ जाते हैं कस्टमर केयर में आ जाते हैं आप, बैंकिंग में मैम ने अभी बताया, या फिर आप किसी भी और फील्ड में इंजीनियरिंग करते हैं, तो आप क्या हैं, आपके लिए हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है आज के टाइम। तो क्यों नहीं आप उसके लिए इंटरनेशनली वेन एवर यू कैन सी, आप देखते हैं कि 53 कंट्रीज में इंग्लिश जो लैंग्वेज है इट इज़ कंपल्सरी। जय हिंद, मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पारुल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इंग्लिश आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, या हम कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट ऐसी चीज़ है जिसको कि आप निरंतर पढ़ते रहते हैं। रोज़ नए वर्ड निकल रहे हैं हर लैंग्वेज में, और वो हमें अगर पता चलते हैं तो हम लोगों को भी एक बार डिक्शनरी देखनी पड़ती हैं। कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं जो कि शायद कुछ डिक्शनरीज में भी कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आते हैं। तो ये एक सतत लर्निंग प्रोसेस है, और ये लर्निंग प्रोसेस आपका बहुत ही अंत तक, मैं कहता हूँ कि मेरे एज में भी ये लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, तभी हम अपने ज़िंदगी को आज के परिप्रेक्ष्य में हम ढाल सकते हैं। और उसमें अगर देखें तो आजकल तो इतना अच्छा सिस्टम बन गया है कि हम डिस्टेंस लर्निंग से और वोकेशनल लर्निंग से हम अपनी शिक्षा मरते दम तक जो डिग्री चाहिए वो डिग्री ले सकते हैं। हमारी हसरत अगर ये है कि मुझे एमए इकोनॉमिक्स करने का मौका मिला और मैं दूसरे सब्जेक्ट में, मैं फिजिक्स में तो नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं चाहूँ तो पॉलिटिकल साइंस में ज़रूर एमए कर सकता हूँ, क्योंकि फिजिक्स की स्ट्रीम मुझे शुरू से लेनी पड़ती, लेकिन ले सकता हूँ। और वो पूरी फैसिलिटी आज हमें दूरस्थ शिक्षा या वोकेशनल ट्रेनिंग से मिलती है। मैं इसके बारे में श्री कृष्णा जी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अब इस सब के बारे में एक बार आपको पूरा विस्तार से बताएं, उसके बाद आपके प्रश्न लिए जाएंगे। लेकिन प्रश्न पूछने का कोई अंत नहीं है।
हमारे प्रोग्राम के नीचे जो स्क्रॉल हैं उस पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप प्रोग्राम के बाद भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब प्लीज़। पारुल मैम ने अभी लिटरेचर के बारे में बताया कि लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैडम ने बताया कि वो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। ऑल ओवर कंट्री अगर आप देखेंगे तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा को ही अपनाया है। रशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको रशियन ही पढ़नी पड़ती है। अगर आप एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपको एजुकेशन में पहले रशियन पढ़ना पड़ेगा और रशियन पढ़ने के साथ ही आप अपना मेडिकल या कोई भी फील्ड की स्टडी आप करेंगे। लेकिन अगर आप रशियन किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनको कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज क्या चाहिए? वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको लैंग्वेज इंग्लिश जितनी भी आती है बट वो इंग्लिश आए, क्योंकि वो इंग्लिश ऐसी सब लैंग्वेज है कि वो अगर 10 कंट्री में भी जाएंगे तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसी ही कंट्री में जाते हैं जहाँ पे लैंग्वेज सिंगल है और वो वहाँ जाके अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे तो डिफ़िकल्टी है। और अगर वो इंग्लिश जानते हैं, क्योंकि उनके लिए भी उतना ही कंपलसरी है कि किसी बाहर जाने वाली कंट्री में उनको भी अपनी लैंग्वेज छोड़ के इंग्लिश लैंग्वेज को उनको ऑप्ट करना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि लैंग्वेज से आपको बेनिफिट क्या होगा। हर एक सब्जेक्ट के बारे में सभी पैनलिस्ट ने बताया, हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व है। लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में आप अपना कैरियर एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, एज ए कंटेंट राइटर, आप इस चीज़ को अपने लेवल पे ले जा सकते हैं। रिसर्च में आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे आपके ऑप्शंस खुले हुए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के बावजूद भी। मैडम ने जैसे कहा कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारा कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में हो रहा है, इंग्लिश में लैंग्वेज में हो रहा है, बट हम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं तो इन द मीन टाइम वी आर यूजिंग सम हिंदी वर्ड्स ऑल्सो, सेंटेंसेज हम यूज करते हैं। बट वो कम्युनिकेशन आप जब आंसर दे के आते हो तो राइटिंग पार्ट इज योर इन इंग्लिश, वो भी आपका इंग्लिश में है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए स्टडी पॉइंट ऑफ से वर्ल्ड वाइड अगर आपको कहीं ग्रोथ करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्जेक्टिव होते हुए एक लैंग्वेज को डेवलप करना और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उन पे फोकस करना, ये एक अलग आ जाता है कि जब आप एक कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो लैंग्वेज एक ऐसी वो हो जाता है सब्जेक्ट जिससे आपको पर्टिकुलर ऑप्शंस माइंड में हो कि मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना है, इंग्लिश ऑनर्स के बाद में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं क्या कर सकता हूँ फ्यूचर में। आप नहीं किसी सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हो, आप लिटरेचर में साउंड है, हिंदी में, इंग्लिश में, अगर आप दोनों में से किसी भी लिटरेचर में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी पकड़ कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, तो वो सारी चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं और उससे आप अच्छे तरीके से कंटेंट राइटर, आप अपना रिसर्च प्रोफेसर, आप अपना कॉलेज प्रोफेसर, आप उसमें अपना कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अपने वोकेशनल कोर्सेज हम डिस्टेंस एजुकेशन के साथ साथ कर सकते हैं। सर ने जैसे बताया कि आपको उनकी डिटेल्स जब आपका प्रोग्राम लाइव होगा तो आपको वो डिटेल्स मिलेंगी, उन डिटेल्स पे आप अपना थ्रू मेल या आप कॉन्टेक्ट नंबर पे डायरेक्ट अपनी क्वेरी रख सकते हैं। वो चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएगी कि अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं कि रेगुलर में आप नहीं जा रहे और डिस्टेंस में जाना चाहते हैं और इस बीच आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो, तो वो सारी क्वेरीज आपकी क्लियर होती रहेंगी। इस चीज़ पे आप अपनी फोकस रखें, आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। कहीं भी किसी भी लेवल पे आपको हर्डल्स फील होते हैं या आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हूं इस जंक्शन पे आके, तो आप इमीडिएटली हमें कांटेक्ट करें। डेफिनेटली आपको हर लेवल पे बेहतर से बेहतर आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्री कृष्ण जी। अब क्योंकि एक पार्ट बहुत बड़ा रह गया है और मैं बच्चों के ऊपर मैं यह जिज्ञासा देख रहा हूँ
कि आखिर में उनसे प्रश्न जो अभी हैं, हम तो दूर की बात बता रहे हैं, हम तो दूर के दर्शन दिखा रहे हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो नंबर डायल कर सकते हैं, लेकिन आज भी अगर इतना बड़े हमारे डायस पे सब लोग बैठे हुए हैं, आज भी जिन बच्चों को अपने क्वेश्चन पूछने हो वो अपने हाथ उठाएं। आज हम उनके प्रश्न के जवाब आज ही हमारे जो डायस पे बैठे हुए हैं एक्सपर्ट वो देंगे। तो मैं अब ओपन फोरम करता हूं। सबसे पहले आप हाथ उठाएं। जी, कौन प्रश्न पूछना चाहता है? Good morning, ma'am. I am Niharika and I want to ask a question to Parul Sharma, ma'am. मैम, माय क्वेश्चन इज़ कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं जहाँ की मातृभाषा हिंदी है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमें हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें इंग्लिश भाषा क्यों सीखनी चाहिए? गुड निहारिका, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा। आपको इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो सके, ठीक है, और आप आगे चल के कितना अच्छे तरीके से आप अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे या फिर आगे आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, आप एक लेक्चरशिप में जा सकते हैं, ठीक है, और आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आप अपनी ग्रोथ बनाएंगे। उसके अलावा भी आप दूसरे अगर इंजीनियरिंग साइड जाना चाहते हैं या फिर कुछ और भी करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, CA करना चाहते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा कि क्यों सीखना चाहिए। आप नो डाउट गवर्नमेंट सभी सब्जेक्ट्स को लेके एम्फेसाइज कर रही हैं कि आपने सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर आप ग्लोबली कंपटीशन में जाते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप हर लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपको इसलिए नहीं सिखाई जा रही कि आप उसको हिंदी के बदले सीख रहे हैं, वो आपको एक एडिशनल लैंग्वेज सिखाई जा रही है। अभी आप स्कूल्स में आप देखते होंगे कि आपके स्कूल्स में संस्कृत है, जर्मन है, फ्रेंच है, बहुत सारी लैंग्वेज आपके स्कूल में सिखाई जा रही हैं। उसका फ़ायदा क्या होने वाला है लाइफ में? अगर आप कोई डिप्लोमा करते हैं, स्कूल से आपको लैंग्वेज आपने कर ली, आगे जाके आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं, आप एम्बेसीज में जा सकते हैं कि आप अगर फ्रेंच सीखी है तो आप उससे रिलेटेड कंट्री की एम्बेसी में आप काम कर सकते हैं, जर्मनी है उससे रिलेटेड कर सकते हैं। इंग्लिश का है तो ग्लोबली अगर आप अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनली लैंग्वेज को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जी। इसलिए इस लैंग्वेज को हमें साथ में सीखना जरूरी हो जाता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा क्वेश्चन राखी मैम से है। मैम, व्हाई शुड आई चूज फिजिक्स? गुड आफ्टरनून हर्ष। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि आपको फिजिक्स क्यों ऑप्ट करनी चाहिए, तो सिंपल वर्ड में मेरा आंसर होगा, इफ यू आर क्यूरियस हाउ द वर्ल्ड वर्क्स देन यू शुड ऑप्ट फिजिक्स। पर मैम, मैंने तो ये सुना था कि फिजिक्स सिर्फ उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। नो बेटा, इट्स अ कंप्लीट मिथ कि आप फिजिक्स लेकर सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बन सकते हो। फिजिक्स आपको बहुत ही वाइड रेंज देती है करियर ऑप्शन के लिए। लाइक आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कंप्यूटर लाइंस में जा सकते हो, जो हमारा IT सेक्टर्स होता है उसमें जा सकते हो, रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो, एजुकेशनल रिसर्च में जा सकते हो। तो फिजिक्स आपको बहुत वाइड रेंज देती है करियर ऑप्शन के लिए। माय नेम इज हिमांशी, आई एम फ्रॉम क्लास 10th। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर पूजा मैम, दैट व्हाई शुड वी स्टडी केमिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ साइंस? थैंक यू हिमांशी फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। मैं आपके इस क्वेश्चन का बहुत ही कंसाइजली आंसर करूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केमिस्ट्री इज़ बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बायोकेमिस्ट, फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, इट्स ऑल कम्प्लीटली रिलेटेड टू साइंस। साइंस इज़ बेसिकली allow us to live in a more balanced world. Balanced world means ये हमें बताती है कि कैसे हम अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और हमारी जो इंटरनल जो हमारी बॉडी में हो रहा है, कैसे उसमें एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये समझाते हुए ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स यूज़ करती है जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, बायो में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। लाइक अगेन अगर मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल दूँ, उसमें होता क्या है, हम लोग ये सीखते हैं कि मेडिसिन्स कैसे बनाई जाती हैं। तो मेडिसिन्स बनाना तो हम लोग सीखते हैं, बट उसे यूज़ कौन करता है?
बायो स्टूडेंट्स यानी कि डॉक्टर्स उसको यूज़ करते हैं इन अ परफेक्ट प्लेस, कि उसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, ये सब इंटर रिलेटेड है इन द साइंस फील्ड। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम केमिस्ट्री को एज अ साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ें। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मानसी है, मैं क्लास 10th में हूँ। मेरा क्वेश्चन मीनाक्षी मैम से है, अगर मैं आगे जियोग्राफी को एज अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करती हूँ तो उसमें क्या स्कोप है, मैं आगे क्या क्या कर सकती हूँ? बेटा इसमें जो है ज्योग्राफी में आप काफ़ी फील्ड में जा सकते हैं, हायर एजुकेशन लेके, जैसे आप नेट जीआरएफ क्लियर करके एज ए लेक्चरार भी आप बन सकते हैं, या फिर जीआईएस जीपीएस से रिलेटेड, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के ग्रेटर नोएडा से ही जो है इसके कोर्सेज होते हैं जीआईएस जीपीएस से रिलेटेड, जो आपके नियर बाय भी आपके हैं, तो वहाँ से भी आप उसमें भी आप अपनी कैरियर बना सकते हैं। आई एम रितिका, आई हैव क्वेश्चन फॉर रितु मैम. As the career option suggested by you, I want to choose auditor. Then what will be my responsibilities or duties? वेल निहारिका, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आपने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू पहले। और आपने अपना करियर भी डिसाइड कर लिया एज ए ऑडिटर, तो आप बहुत ही शार्प माइंडेड बच्चे मुझे लगे। और आपकी जो ये क्यूरियोसिटी है, इसको मैं अभी कोशिश करूँगी कि मेरे आंसर सुनने के बाद आप इस करियर को सच में अपना करियर ऑप्शन बना ही ले। तो ऑडिटर के बारे में मैं आपको बता दूं, ऑडिटर व्यूअर की तरह होता है। एक्चुअली कंपनीज वगैरह के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स या रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, तो वो आपका ऑडिटर ही चेक करता है कि वो रिकॉर्ड सही बने हैं या फिर उसमें कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी तो नहीं रह गई है या कोई फॉल्ट तो नहीं है। क्योंकि जितनी भी कंपनीज हम बनाते हैं, पब्लिक कंपनीज मेनली, उनमें पब्लिक का ही फंड लगा होता है। तो पब्लिक को ये जानने का पूरा राइट है कि उनके फंड्स का किसी भी तरीके से मिस अप्रोप्रिएट यूज नहीं होना चाहिए, राइट? वो जानना चाहते हैं। तो ऑडिटर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें एक कंपनी को बताता है, सो दैट कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी फंड्स के रिगार्डिंग या फिर फाइनेंशियल जो भी हमारे रूल रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग जो मेंशन है उसके तहत हम अपनी कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड तैयार करें, जिससे एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होता है, राइट? तो ये ऑडिटर की आपकी ड्यूटीज रहती है कि यू हैव टू चेक ऑल द रिकॉर्ड्स, राइट? ऑडिट होता है, जैसे आपने कैग भी सुना होगा, जो कि हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र किया गया है। तो ये बहुत ही एक मैंडेटरी जो है और बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की। तो आप उसको बखूबी निभा सकते हैं अगर आप सिंसियरली और अपने करियर को लेकर भी और अपने रिकॉर्ड्स और अपने काम को लेकर भी अगर सिंसियर हैं। मेरा नाम विपुल शरावत है और मेरा क्वेश्चन रितु मैम से कि हम विदाउट सीए, विदाउट मैथ सीए बन सकते हैं? विपुल, ये जो आपकी क्वेरी है बेटा, ये आपकी नहीं, बहुत बच्चों की होती है। क्योंकि मैथ्स का फोबिया मैं आमतौर पर देखती हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट में देखा गया है। वो मैथ्स को लेकर चिंतित रहते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर भी वो थोड़ा सा इनबैलेंस ही रहते हैं कि पता नहीं मैथ्स मेरे से होगा, मैं आगे क्या बनूं, मैं क्या लूं, क्या मैं स्ट्रीम मैथ्स के बगैर ले पाऊं, नहीं ले पाऊं। तो बिल्कुल आप कॉमर्स को चूज कर सकते हो विदाउट मैथ। आप उसके साथ ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन, हिंदी लैंग्वेज या कोई भी आप आईसीटी वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है आप चूज कर सकते हैं। और सीए में कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको मैथ्स लेना ही लेना है, राइट? तो सीए आप बगैर मैथ्स के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे एक्चुरियल साइंस, वो आपके डाटा गैदरिंग से होती है, जो कि आप लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करते हैं उस टाइम पे काम आती है, तो वहां पर मैंडेटरी हैं। वो बच्चे जो मैथ्स ऑप्ट नहीं करते कॉमर्स में, तो उनको वो कोर्सेज अलाउ नहीं किए जाते। उनके लिए स्पेसिफिक कंडीशन है कि यू शुड जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके कॉमर्स में मैथ्स इंक्लूडेड होना चाहिए, राइट? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन प्रिंसिपल मैम से है कि आज के टाइम में तो गेमिंग में भी करियर है, कैरियर काउंसलिंग हो ही रही है, तो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि क्या हम स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हैं। आपका मतलब यही है ना कहने का कि स्पोर्ट्स का क्या फ्यूचर है? स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा फ्यूचर है। गेम मीन्स स्पोर्ट्स अलग है और गेम अलग है, इन दोनों को अलग करके चलिए। आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए गेम पीरियड में जाते हैं या फिजिक आपको इसका कैरियर चुनना चाहते हैं? जब आप इसको कैरियर में चूज करेंगे, फिजिकल एजुकेशन या कोई स्पोर्ट्स साइंस जैसे होती है, तो आपको जरूर ऑप्शन मिलेगा। इसको सिर्फ आप स्पोर्ट्स समझ के गेम मत समझिए। आप गेम में, मैं फिर बताना चाहूंगी, गेम और स्पोर्ट्स अलग अलग है। गेम आप एंजॉयमेंट के लिए करने चाहते हैं और आज का फ्यूचर इसका ब्राइट है। हमारे स्कूल में भी इसका ऑप्शन है, आप आगे इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन नहीं तो मैम से है, किसी बच्चे को अगर अपना ट्रेडिंग में करियर बनाना हो तो मैम उसे कॉमर्स स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट को मेनली लेना चाहिए? वेल, आपने कहा कि आप अपने करियर में
ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग का स्कोप मैंने बताया, आप उसके लिए आपको स्पेसिफिकली ऐसा आजकल जो हमारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ये आप कह सकते हैं कि जैसे सीए के लिए डिग्री होना ज़रूरी है, एक मैनेजर के लिए ऐसा अभी कोई डिग्री तो नहीं है, बट इस पर काम चल रहा है। यानी प्रोफेशन और आपके एक नॉर्मल डिग्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हालांकि आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स पढ़ी हो, आप बिना कॉमर्स के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दिस इज द फैक्ट। बहुत से लोगों को लगता है कि हम कॉमर्स पढ़ेंगे तो ही हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। एक साइंस स्टूडेंट, एक आर्ट स्टूडेंट, कोई भी अपना बिजनेस कर सकता है ट्रेडिंग का। इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक डिग्री आपको मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं और अच्छे से उसको ग्रोथ करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो ज़रूर आपको कॉमर्स हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप अगर कॉमर्स में रहकर कॉमर्स अगर लेते हैं तो कॉमर्स बना ही आपका बिजनेस, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट तो बेसिकली पढ़ने ही होंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि समय की सीमा है और समय किसी के रोके नहीं रुका है, समय सतत गति से बढ़ता चला जाता है, तो अब वो सीमा हमारी आ गई है कि हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे विश्राम दें। सीमा कहीं ना कहीं हमें माननी पड़ती है, लेकिन इसके साथ ही मैं सभी बच्चों को, उनके परिवार वालों को, उनके माँ बाप को, उनके भाई बहनों को, सबको मैं कहूँगा कि आप एक बहुत महान कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा प्रकाश आप तक ये स्कूल पहुँचा रहा है, हमारी प्रिंसिपल मैडम पहुँचा रही हैं, जिसका कि आपको हमेशा से इंतज़ार है, रहेगा और वो फैलता चला जाएगा। इसके साथ ही मैं अगर ये कहूँ कि इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में सीमा जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो कि यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसा नहीं है, पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, उसमें टीचर बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं, नाराज़ ना हो। आपकी एक अलग सेंटिटी है, आपने बहुत अच्छा परिश्रम किया, आप हमारे साथ आए, टीवी पे बैठे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे चाय पिलाने वाले से लेकर के और प्रिंसिपल तक और इसके ओनर तक हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें यहाँ पे जगह दी, हमारे साथ बैठे, बच्चों का टाइम दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कैरियर से संबंधित कुछ बातें हमें सुभारती टीवी के थ्रू कहने का मौका मिला। इसके लिए शुक्रिया बहुत छोटा सा वर्ड है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि हम आपके, जब तक सुभारती टीवी है, हम आपके आभारी हैं। साथ ही मैं फिर एक बार आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि इस प्रोग्राम में आप उसके बाद भी अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, चाहे वो हमारी साथी टीचर हों या हमारे बच्चे हों जो कि बहुत मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रहे हैं, वो सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रश्न पूछने के लिए जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आज ही नहीं, जिस दिन प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, आप कभी भी उन नंबरों पर आप अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी ऐसा भी पीरियड आता है कि हमें आगे रास्ता नहीं दिखाई देता। उस रास्ते को दिखाने के लिए हमें उन नंबरों का सहारा आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा। और अब मैं यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की याद दिलाता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप कर्तव्य करते चले जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, लेकिन कर्तव्य एक राइट डायरेक्शन में कीजिए। वो राइट डायरेक्शन आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि वो फ़ोन नंबर्स या वो ईमेल आईडी या वो व्हाट्सएप नंबर या वो वेबसाइट आपको फ़ायदा दिलाएंगी। और अगर कभी आपको फिर कोई मोड़ नज़र आए तो आप अपनी टीचर से या उन नंबरों पे आप संपर्क स्थापित करें। मैं फिर एक बार ग्रीन वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट,
उससे जुड़े सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।